Hello, welcome back once again, my dear student of Standard 8. And today in this session, we are going to continue with our chapter number 12, India's post independence. We already did its part 1, and this is part 2. So, students, let us start. ओके सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन डेट हम लोगों ने लास्ट टाइम माउंट बैटन प्लान डिस्कस किया था. हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, हमारे कंट्री के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी. डेट ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस इन अवर पार्ट 1. नाउ पार्ट 2, रिजॉइसिंग द इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द नेशन. ओके, इंडिपेंडेंस हो चुका है और अब देखते हैं हमारा उसका सेलिब्रेशन कैसे होता है. थोड़ा a wave of happiness and celebration swept the nation. We had become free from the shackles of slavery. Innumerable revolutionary and freedom fighters had sacrificed their lives. Many known and unknown people had contributed in a small or a big way, even beyond their capacity, in the freedom struggle to make us independent. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India, and he unfurled the tricolour flag of our country at the Red Fort in Delhi by replacing the Union Jack of England. The nation was rejoicing, in the glory of independence. Friends, 15 अगस्त 1947 के बाद पूरा देश में एक खुशी का माहौल था, क्योंकि हम लोग अब गुलामी की बेड़ियां तोड़ चुके थे. हम लोग गुलामी से बाहर आ चुके थे. न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी थी इस लड़ाई में. कितनों को तो हम जानते हैं, कितने लोगों को तो हम लोग जानते भी नहीं हैं. भगत सिंह को सब जानते हैं, लेकिन कितने ऐसे थे जिनके बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं गया है एंड ना कभी हम लोग जान पाएंगे. लेकिन हम लोग उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं भूल सकते. हर किसी ने अपनी अपनी सामर्थ्य से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब एफर्ट दिया है. किसी ने कम दिया है, किसी ने ज़्यादा दिया है, बट फाइनली हमको वो आज़ादी वाला दिन मिल ही गया. जवाहरलाल नेहरू हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने लाल किले पे, रेड फोर्ट पे हमारा ट्राई कलर नेशनल फ्लैग लहराया था और यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड को नीचे किया था. और जब यूनियन जैक इंग्लैंड का नीचे जा रहा था, इंडियन नेशनल फ्लैग ऊपर आ रहा था, ये एक नई युग की शुरुआत थी जहां इंडिया एक कंट्री बन चुका है. ओके, एक्टिविटी. फाइंड आउट हाउ 15 अगस्त 1947 was celebrated in your village or city. Well, if I talking about 1947, this is 2021 and 1947, so almost 74 years हो चुके हैं. एंड आपके घर में कोई अगर आपके ओल्ड एज के दादा दादाजी हैं जो लगभग 85 प्लस या 90, तो वो आपको बता सकते हैं कि उस दिन उन्होंने क्या महसूस किया था. वो दिन मतलब कोई भी अपनी लाइफ में भूलेगा नहीं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसली स्टेट. एज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि देर आर 562 सम हाउ स्मॉल एंड बिग किंग्स आर देयर, जिनको यूनाइट करना था, है ना. So let's start. As per the Indian Independence Act, many princely states declared their desire to remain independent. Sir C.R. Ramaswamy Iyer declared that the state of Travancore as a sovereign republic. It was followed by the Nizam of Hyderabad, Nawab of Bhopal, and Holkar of Indore. Nawab of Junagadh declared his desire to join the Union of Pakistan. फ्रेंड्स, देख रहे हो क्या हो रहा है अभी. कंट्री आज़ाद हुआ नहीं, ने लोगों ने मतलब ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया. ओके, सी आर रामास्वामी अय्यर, ये तवनकोर मीन्स प्रेजेंट डे केरला, ये कह रहे हैं कि हम लोग एक अलग कंट्री है. इसके बाद फिर जो निज़ाम है हैदराबाद के, जहाँ पे आजकल तेलंगाना स्टेट है, उन्होंने कहा हाँ हम भी अपने एक फ्री कंट्री बनाएंगे. इसी को देखा देखी भोपाल के नवाब भी बोल रहे हैं कि हाँ हम भी अपना एक अलग देश बनाएंगे. ये वही मतलब वही पुरानी बातें हो रही है कि सारे राजा महाराजा बन जाएंगे, आपस में लड़ेंगे और फिर कोई आके हम पे रूल करेगा. होलकर ऑफ इंदौर एंड इवन हद तो तब हो गई जब ये जूनागढ़ के नवाब कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाएंगे. तो क्या लगता है आपको क्या कर होना चाहिए अभी? लेट्स सी अगले पैराग्राफ में क्या होता है. इफ
every princely state had declared its independence, then India could never have attained its unity and integrity. Therefore, would have been constant conflict over boundary. The resources of the development would remain limited, and the princely states would have to indulge a dispute, and independence would have become meaningless. फ्रेंड्स, बहुत सही सही एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है इस पैराग्राफ में। डेट देखो, अगर ये सारे प्रिंसली स्टेट इसी तरह से अपने आप को अगर एक फ्री नेशन बनाने लग गए, तो हम कभी जो एकता है जो हमारी, वो हम लोग कभी हासिल कर ही नहीं पाएंगे। और अगर ये सारे स्टेट बन जाते हैं, मतलब ये सारे जितने भी किंगडम्स हैं, ये अलग अलग देश बन जाते हैं, तो इनके बीच में वही पुरानी बॉर्डर इशू होंगे, वही पुरानी कॉन्फ्लिक्ट होगी, और रिसोर्सेज की बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो हमारा जितना भी अभी तक हम लोगों ने फ्रीडम के लिए जितनी भी स्ट्रगल किए ना, वो सारी की सारी मीनिंगलेस हो जाएगी। ओके, अब ये बहुत बड़ा टास्क था कि इन सारे किंगों को कन्विंस करना और उन सबको समझा कर हमारे कंट्री में मर्ज करवाना। ये काम किया। अब जिनकी पिक्चर देख रहे हो, मेरी नहीं, राइट साइड में, इनका नाम है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप आप लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी तो विजिट किया ही होगा। ओके, सो ये उनके ट्रिब्यूट में बनाया गया है। देर आर सम पर्सन जो रोते रहते हैं कि इतने पैसे गवर्नमेंट ने बर्बाद किए। हाँ, बर्बाद नहीं किए, तुम लोग आज जिस देश में सांस ले रहे हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम ओनली। तो ये तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। पैसे तो क्या है, हम लोग और कमा लेंगे। यू वॉन्ट बिलीव, अब वहाँ पे जो टूरिज्म से जो पैसा आएगा, वहाँ के जो आसपास के लोगों को काम मिलेगा क्या, वो ज़रूरी नहीं है। ओके, एंड पूरे वर्ल्ड में इनसे बड़ा स्टैचू किसी का नहीं है, 182 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। At the time of independence, there were 562 princely states in our country. India became a strong union as these princely states had joined the Indian Union. This most important and challenging task was completed by Vice Prime Minister and the Home Minister Sri Sardar Vallabhbhai Patel and his Secretary VP Menon. देखो, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, I already told you that at that time 562 princely state यानी अलग अलग राजा महाराजा थे। और अगर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना है, तो इन सबका एक साथ इंडिया के अंदर मर्ज होना बहुत ज़रूरी था। और ये जो चैलेंजिंग टास्क था ना, ये दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो उस टाइम के हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, ऑफकोर्स होम मिनिस्टर भी थे, एंड उनको हेल्प करने के लिए इनके सेक्रेटरी वीपी मेनन भी थे। ये टास्क इनको दिया गया। लेट्स सी अब ये टास्क अपना कैसे कंप्लीट करते हैं। दे अपील टू द पेट्रोटिज्म ऑफ द किंग एंड विद देयर एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक स्किल दे सक्सेसफुली मर्ज 559 स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द merger was the king of Bhavnagar, Maharaja Krishna Kumar Singh ji. At the end, only 3 states were reluctant to cooperate, and they were Junagadh, Hyderabad and Kashmir. So friends, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी स्किलफुलनेस दिखाते हुए, अपनी एक्सेलेंट डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स यानी जिनको पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है, अपनी इसी स्किल की वजह से उन्होंने सारे राजाओं को कन्विंस कर लिया। एंड लगभग 559 स्टेट्स मान चुके थे। सिर्फ 3 ही स्टेट्स नहीं मान रहे थे, जो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर है। एंड भावनगर के जो राजा थे कृष्ण कुमार सिंह जी, ये पहले राजा था जिन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग इंडिया के अंदर मर्ज हो रहे हैं। अब ये तो थी बुक्स की बातें जो आपको एग्जाम में लिखनी है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। आई वॉच सच थिंग्स इन द न्यूज़ चैनल्स। देखो, जितने भी राजा महाराजा थे ना, उन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनविटेशन भेजा। उनको हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में 21 जुलाई 1947 को बुलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे एक स्पीच डिलीवर की,
और सारे राजाओं को बताया कि आप क्यों इंडिया के अंदर मर्ज हो जाओ, इंडिया के अंदर मर्ज होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और क्यों हम लोग एक स्ट्रांग कंट्री बना सकते हैं जो आगे फ्यूचर में लोगों के सपनों का देश हो। एंड विद दिस इट इज नियरली कन्फर्म्ड कि सारे राजा इंडिया में मर्ज हो जाएंगे। ओनली फ्यू 3 स्टेट्स आर देयर लाइक जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, जो सोच रहे थे कि नहीं हम लोग तो कोई अपना अलग ही देश बनाएंगे। इवन इनके साथ अभी आगे क्या होगा, वेल इट इज़ द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द जूनागढ़। सो दिस इज 12.5 श्री वीपी मेनन, जो सेक्रेटरी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। पीपल ऑफ जूनागढ़ वेर कीन टू जॉइन इंडिया एंड वेर लॉन्च द प्रोटेस्ट फॉर द सेम अगेंस्ट द नवाब ऑफ जूनागढ़। रुतुभाई अदानी along with the other people established अर्जी हुकूमत। सरदार वल्लभ भाई पटेल conducted a referendum and declared Junagadh as the part of the Indian Union as per the will of its people. Military action was taken against the Nizam of Hyderabad and it was merged in the Indian Union. Pakistan attacked Kashmir in 1948 CE and the King of Kashmir Maharaja Hari Singh officially joined the Indian Union. Geographically, strategically, it was very important that these states joined the Indian Union. अब मैंने कहा नहीं कि इन तीनों के किंग्स के साथ क्या हुआ, लेट अस सी। जूनागढ़ के जो लोग थे ना, यहाँ पर देखो पहले मैं आपको यहाँ पे जो बुक में नहीं दिया वो बता रहा हूँ। जूनागढ़ में क्या था, किंग जो था वो मुस्लिम था एंड जो पब्लिक जो थी वो हिंदू मेजोरिटी पब्लिक थी। एंड ऑल जितनी भी पब्लिक थी वेदर इट इज़ हिंदू और मुस्लिम, दे ऑल वांट कि हम लोग इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएं। बट दिस किंग मोहब्बत, आई डोंट नो, आई नॉट रिकॉलिंग हिज नेम, मे बी हिज विश डेट कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, बट पब्लिक का सपोर्ट मिल नहीं रहा था। मीनवाइल उनको थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए रुतु भाई अदानी ने अर्जी हुकूमत इस्टेब्लिश की एंड इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से जूनागढ़ को घेर लिया, थोड़ा बस डराने वाली टैक्टिक्स यूज़ की। एंड ये भाई साहब क्या करते हैं, कराची से एरोप्लेन मंगवाते हैं, अपना सारा खजाना, अपनी जितनी भी बेगमें थे, वाइफ थी, अपने जितने भी इज एनिमल लवर, अपने डॉग्सों को सबको उड़ा के ले गया। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने यूएन वालों को बुलाया कि देखो भाई यहाँ पे पब्लिक चाहती है कि इंडिया के अंदर मर्ज हो जाए, और किंग भी इनको छोड़ के भाग गए, तो लो भाई ये जूनागढ़ अब इलेक्शन करवा लो। इलेक्शन हुआ, 2,21,000 समथिंग वोट्स मिले इंडिया के फेवर में, ओनली 91 या 93 वोट्स मिले थे पाकिस्तान के फेवर में। यू कैन सी द मार्जिन। एंड रेफरेंडम, इसको रेफरेंडम बोलेंगे, एंड यूएन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि सिंस द पब्लिक वांट टू ज्वाइन इंडिया देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो विदाउट एनी प्रॉब्लम जूनागढ़ इंडिया का पार्ट हो गया। एंड इसके बाद अब बात आती है निज़ाम की, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। पब्लिक वांट कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो, लेकिन निज़ाम चाहता है कि नहीं हम लोग एक फ्री कंट्री बनेंगे, अगर कहीं फ्यूचर में हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो इंडिया वालों को हरा के पूरा हैदराबाद बना देंगे। एनी हाउ बट वो चीज़ें नहीं हुई। मीनवाइल निज़ाम को थोड़ा पुलिस एक्शन से जब उनकी पब्लिक पे एट्रोसिटीज़ बढ़ने लगी तो फिर इंडियन पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया एंड इसमें जूनागढ़ हैदराबाद जो है वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। नाउ द ओनली थिंग इज पेंडिंग इज द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बिल्कुल जूनागढ़ से उल्टा सिनारियो था। किंग वॉज हिंदू एंड द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ऑफ मुस्लिम। ओके, एक्चुअली में हरी सिंह का क्या मतलब सोचना था कि मैं इसे एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनाऊं, स्विट्ज़रलैंड कंट्री जो बहुत ही ऑफ इट्स ब्यूटी ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। एंड इस कंट्री में मतलब इंडिया के लोग भी आ सकते हैं, पाकिस्तान के लोग भी आ सकते हैं।
वो था यूरोपियन टाइप का कल्चर चाहते थे यहाँ पे। मीनवाइल पाकिस्तान ने एक मिस्टेक कर दी। पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया एंड लगभग वो श्रीनगर तक पहुँचने ही वाले थे। एंड एट ए टाइम महाराजा हरी सिंह रियलाइज कि नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब पाकिस्तान के हाथ में अपना कश्मीर देना इट्स अ ब्लंडर। सो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प मांगी एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप पहले हमारे पास साइन करो और अपने आप को हमारे अंदर मर्ज कर लो, देन एंड ओनली वी कैन हेल्प यू। सो बाय दिस टैक्टिक्स he signed and he said as and when the things got stabilize हम लोग रेफरेंडम जरूर करवाएंगे। ओके, इंडिया एग्री हो गया। सो मीनवाइल महाराजा हरी सिंह ने भी डिप्लोमेटिकली साइन कर लिया और कश्मीर हमारा ही है ऑफिशियली। अब पाकिस्तान जो भी रोना धोना करेगा वो करता ही रहेगा हमेशा, बट ऑफिशियली इंडिया, कश्मीर इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। ओके, कुछ पार्ट है जिन्होंने उन्होंने कब्जा करके बैठ गए, वो हम लोग आगे स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे या आगे जब भी इसके बारे में डिस्कस करूँगा तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझा दूंगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द डे। एंड द किंग्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वांटेड टू गिव अ रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट टू द पीपल. It was assured that the government of India would prove to be responsible government of the people. देखो, सारे राजाओं का मेन कंसर्न ये था कि हमारी पब्लिक दुखी नहीं होनी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अश्योरेंस दिया कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक आदर्श गवर्नमेंट की तरीके से काम करेगी। उन्होंने राजाओं को अश्योरेंस दिया, उनको मतलब दिलासा दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सब लोग एक समान ही होंगे। The second reason to agree to the merger was that the people become aware of their rights and as a result proper education. इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम लोग प्रॉपर एजुकेशन देंगे, लोगों को अपने राइट्स के बारे में समझाएंगे। एवरी इंडिविजुअल वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। सबको इंडिपेंडेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। ईच वन वॉन्टेड टू फ्री एंड डेवलप। सबको एक फ्रीडम चाहिए और सब लोग अपने आप को डेवलप भी करना चाहते हैं। Thus the king of their people anticipated the desired development after being a part of the Indian Union. एंड फिर इन सब चीज़ों को मतलब समझते हुए बहुत सारे राजाओं ने फाइनली ये एग्री कर लिया कि हमको इंडिया के साथ ही बननी चाहिए क्योंकि उनके इंटेंशन अच्छे हैं। इट्स ए बिग थिंग टू सरेंडर वंस ओन किंगडम एक्सपेक्ट फॉर द सम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी and it needed was very credible act of the part of the king of this princely state. आप इमेजिन करो, आप एक राजा और प्रिंसली स्टेट के और आप अपना पूरा किंगडम सब पूरा सौंप रहे हो, सिर्फ अपनी एक लिमिटेड प्रॉपर्टी अपने पास रख कर। इट्स अ ह्यूज थिंग। दिस मर्जर ऑफ द 562 princely state is a historical phenomenon not only in India but in the history of the world. तो ये जो मतलब 562 स्टेट्स ने सरेंडर करके अपने आप को एक कंट्री में मर्ज कर लिया, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरी दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इंडिया शैल ऑलवेज रिमेन इन डेप्ट टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन फॉर द fulfilling this mammoth task and securing the unity and integrity of India forever. तो भारत हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर्जदार रहेगा। वीपी मेनन आपको जो उनके सेक्रेटरी थे, जिन्होंने ये बहुत ही भयानक और यू कैन से भयंकर और बहुत ही हैवी टास्क फिनिश किया और हमारे देश को एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल कंट्री बनाया। दैट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द कंट्री वॉज इनवैल्यूएबल। ठीक है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। एनी हाउ नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही फील्स दैट कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस लेवल का काम किया है ना, हमारी पास्ट इंडियन गवर्नमेंट ने उनको इतना सम्मान नहीं दिया जितना उनको मिलना चाहिए। कभी कभी आप होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो और आपको कोई मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आपकी इतनी तारीफ नहीं होती है, आपको भी बुरा लगता है। इन शॉर्ट, बहुत मेहनत करने के बाद अगर हमको कोई थोड़ी हमारी तारीफ भी ना करे तो सो डेट इज़ वाई नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइडेड कि हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था कि नर्मदा पे डैम बने
और जिससे पूरे गुजरात को कभी भी पानी की प्रॉब्लम ना हो। एंड इसी चीज़ को इमेजिन करते हुए उनका जो स्टैचू है वो नर्मदा डैम के सामने बनाया गया है, ताकि उनका जो स्टैचू है वो नर्मदा डैम को देखे और स्वर्ग में जहाँ पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा हो वो खुश हो जाए कि देखो आज मेरी स्टैचू के सामने डैम है गुजरात का, नर्मदा डैम है, और इस नर्मदा डैम से पूरे गुजरात को पानी मिलता है। So friends, this is the most knowledgeable session of your chapter number 12. Now third part we are also going to see कि गांधी जी की डेथ कैसे होती है and all such things in the part 3. So thanks for listening me, and as always, bye everyone.